नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। इस वक्त हम जज्जर में हैं और एक्स आर्मी मैन हैं, उनका यहाँ पे प्रोग्राम था। जो बुज़ुर्ग एक्स सर्विसमैन हैं और जो वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित किया गया। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल विशंबर दयाल हैं और हिंदुस्तान के लिए इनके परिवार का कुर्बानियों का इतिहास रहा है। पूना हाउस में थे, इनके फादर साहब 65 की लड़ाई में वो भी है, वो शहीद हो गए थे। सर, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि 2014 से पहले या 2014 के बाद है, क्या बदलाव आया है? देखिए, जहाँ तक सैनिकों का सवाल है, आप किसी को भी एक सीमा में मत बांटिए। 2014, 2015, 1800 ऐसा नहीं है। जब हम अंग्रेज़ फ़ौज में लड़े, हमारे सिपाही इंडियन ब्रिटिश आर्मी, तो अल्टीमेटली बाहर भी उन्होंने उन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिन्होंने दुनिया को विनाश करने की, जिनको हम फासिस्ट फोर्सेस बोलते हैं। तो उनके जीतने में भी हमारा बहुत बड़ा हाथ था और अपनी सुरक्षा करने में भी बहुत बड़ा हाथ था। जो सैनिक है ना, उसका आज सिर्फ ये है कि सेना को गलियारों में घसीट के, सेना का बार सेना की ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, मतलब वो चीज़ें जो हैं जिसका मैं विरोध करता हूँ कि जो सेना है उसको जो उसका ढांचा बदलने के लिए कोई भी ढांचा किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार आनी जानी है। कोई परमानेंट नहीं है, कोई स्थायी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो आज है कल नहीं होगा, क्योंकि आखिर भीष्म पिता मैंने भी तो प्राण त्यागे थे ना। तो इस दौरान में कोई भी चीज़ करते उसको बड़ा सोच समझ के एक स्टडी के, जैसे अग्निवीर लागू की। आपने अग्निवीर की क्या स्टडी की? आपने अग्निवीर पे क्या किया? आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया? आपने कोई उसको सैंपल के तौर पे किसी चीज़ को, एक प्रोडक्ट कि भी आदमी सैंपल के तौर पे सर्वे करता है, आपने इस किस्म का कुछ नहीं किया। एक इस देश के पुराने चीफ ने बोला कि भाई मेरे लिए सरप्राइज़ था। अगर चीफ के लिए सरप्राइज़ था, सबके लिए सरप्राइज़ था। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी सेना के साथ। सेना में जो भी कोई परिवर्तन करते थे, बहुत सोच समझ के जो फौज मांगती थी उस परिवर्तन को करते थे। यूपीए सरकार के दौरान, यूपीए कह लो या यूपीए सरकार अकेले क्यों, आप देवगौड़ा साहब ने भी तो सरकार चलाई थी, वो कोई बड़ी सरकार थोड़ी थी। गुलजार साहब ने भी तो सरकार चलाई थी, वो तो छोटी सी सरकार थी। लेकिन एक धर्म था, एक ऐसा धर्म था कि सुरक्षा के मुद्दे बहुत सीमित तौर पे डिस्कस किए जाते हैं और सुरक्षा बलों की, सेना का खासकर, एक बड़ा सीमित तौर पे मतलब उसको दुनिया में वो किया जाता है। तो आपको सरप्राइज़ होगा कि कई चीज़ें ऐसी थी जो कि गुलजार साहब की माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने कर दी और उन्होंने कभी नाम भी नहीं लिया। जैसे सुखोई 30 MKI जो आज है, सुखोई 30 पहले उन्होंने साइन किया था, उनकी सरकार ने अप्रूव किया था। उन्होंने तो कहीं नहीं किया मैं दो, और आज कितने सुखोई हैं? 2004। क्योंकि जब दोबारा एंटनी साहब की सरकार आई तो उन्होंने वो इसको इंडियनाइज करना चाहते थे। उनके पास एक तजुर्बा था, मैं समझता हूँ, और उन्होंने उसको इंडियनाइज करने में इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगाई। लेकिन किसी ने आके उस चीज़ को बार बार बोल के कि मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा नहीं था, या आज के दिन क्या है, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या। हम कहते हैं भाई सेना बहुत पवित्र जगह है, उसके किसी भी मुद्दे को ऐसे मत छेड़ो। आपने अब जैसे आप कुछ ना करो तो मतलब मैं मान सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे आने वाले समय में सुरक्षा पे असर पड़े, तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं। डू यू रिस्पेक्ट जनरल साहब? देखिए, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ कि सेना राजनीति करती है नहीं करती है, बल्कि जिस सरकार के आप ये कह रहे हैं कि इतना मतलब क्रेडिट पहले नहीं लेते थे, अब लेते हैं। रेवाड़ी में एक सर्विसमैन की रैली है, सबसे पहले हुई थी, उसके बाद देश में मोदी का नारा गूंजा था। अब आप कैसे पल्ला है एकदम से झाड़ सकते हैं कि भैया आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं होता, जबकि इस गवर्नमेंट को ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मोदी को एक्स सर्विसमैनों ने थोप दिया देश पे? नहीं, देखिए, उसको आप थोपना क्यों समझ रहे हो? एक्स सर्विसमैन को लगा की लहर रेवाड़ी बिल्कुल उठी, बहुत अच्छा किया, कोई ऐसी बात नहीं है, बदलाव था। आपने कहा भाई हम ओरोप देंगे, सैनिकों की कुछ सीमित डिमांड थी, आपने कहा भाई हम वो देंगे, आपने जोर से बोला, आपने उसको लागू भी किया और फिर उसके बाद आप इंतजार कराते रहे। अगर आपने उसको फिर पार्लियामेंट में पास किया क्या? पार्लियामेंट ने इस देश देखिए, पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है एक कानून ऐसा प्रावधान
पास कर देना जो कि जिसकी पूरी की पूरी सैंक्टिटी हो, लीगल सैंक्टिटी हो। अगर उसका उल्लंघन होगा तो उसको वो कोर्ट में जा सकता है। आपने ऐसा कुछ किया, आपने एक ऑर्डर पास कर दिया, भाई ये कर दो, और भाई हर 5 साल में ये होगा, और उसके बाद फिर 2019 में ये लोग फिर इंतजार करते रहे, फिर 2019 से 2022-23 तक इंतजार किया इन्होंने, तो फिर कहा जी अब 23 में दे दो। फिर एक ऐसा दे दिया कि भाई जिसमें हमारे जेसीओ से, कोई फाइनेंस वाले से मैं पूछ सकता हूँ, कोई भी बड़ा भाई एक जेसीओ साहिबान, क्या कोई भी हमारे में से अगर 2014 पे 10 रुपये में परिवार पाल रहा था, तो क्या 2022 में महंगाई हुई? नहीं हुई, हुई ना? तो क्या उसको वो उसकी पेंशन में वो आपने लागू किया? नहीं किया ना। आपने तो कहा नहीं, आप 2017 में ऐसे परिवार चला रहे थे, ये आपकी थी, अब आप ये चलाइए, जबकि महंगाई वहाँ चली गई है। तो आपने, जिसने भी ये फॉर्मूला लगाया, बेअकल से थोड़ी फॉर्मूला लगाते हैं, बेअकल से तो आम आदमी काम करता है। सरकारें काम करती हैं सोच बोझ के, बिल्कुल ऐसे ढंग से जो कि मतलब आने वाले वक्त में जिसका मतलब बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ठीक है, आप अग्निवीर को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं सर, लेकिन इजराइल फोर्सेस हैं और अभी यूक्रेन के साथ चला हुआ रशियन है, वो भी ठेकेदारी प्रथा ही कह सकते हैं, इसी तरीके से ले रहे हैं। अब ये देखिए, जितना हमारा रक्षा बजट होता था, हालांकि अमेरिका चाइना के मुकाबले तो हम बेहद कम हैं, आप लोगों की डिमांड रहती है रक्षा बजट है बढ़ना चाहिए, तो उसमें से अधिकतर आधे से ज़्यादा तो आप लोगों की पुरानी पेंशन में ही हो जाता था। कब तक इस ढर्रे पे देश है वो चलता रहता है? ये मोदी साहब या भाजपा इस चीज़ का प्रचार करती है कि आप लोगों की पेंशन में ही सारा रक्षा बजट जाएगा, तो वेपन कहाँ से खरीदे जाएंगे, नई नई इंसास राइफल्स हैं, मान लीजिए जो आर्टिलरी है वो कहाँ से खरीदी जाएगी। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि इसके लिए, और एज्ड फैक्टर हो गया देश के लिए, हम अग्निवीर लेके आए। आप तो एकदम से क्रिटिसाइज आखिरकार कैसे कर सकते हैं इस योजना? एज फैक्टर तो मैं बाद में पाऊंगा, पहले मैं एक बात कहूँ, जब देश 593 करोड़ की, देश की 593 बिलियन डॉलर की देश की जीडीपी थी, तो ये सब नहीं दे रहा था देश। आप एक तरफ तो बोल दो देश तरक्की कर रहा है, देश आज $3 ट्रिलियन पे चला गया, कल $5 ट्रिलियन पे जाएगा, परसों $50 ट्रिलियन पे जाएगा, 2047 में समृद्ध देश होगा। एक तरफ आप कह रहे हो हम पेंशन नहीं दे सकते, कमाल की बात है। आप सोचिए ना, जिन सरकार ने 593 बिलियन डॉलर जब इकोनॉमी थी, उस सरकार ने क्या पेंशनें नहीं दी? उस सरकार ने क्या हवाई जहाज नहीं खरीदे? उस सरकार ने क्या मतलब लोगों को, जो हमारे जो वीर सैनिक थे, जिनके बलिदान, उनको ठीक पेंशन नहीं दी? उन सरकारों ने किया। हमारा यूरोप का एक डिसबैलेंस आया था 1973 की, उसके बाद। लेकिन किसी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि भाई हम अब बिल्कुल पेंशनें बंद करेंगे, हम तो टेम्पररी। और आप किसकी बात कर रहे हो? एडहॉक सेना। आज वेस्ट के अंदर आदमी बेसिक काम करने के लिए नहीं था, तो उन्होंने कहा पहले विमेन एनरोलमेंट की उन्होंने, फिर उन्होंने कहा अब हमारे पास ये भी सोर्सेज नहीं है, और उन्होंने कहा भाई अब हम जो है एडहॉक पे लाते हैं, 4 साल 5 साल नौकरी करेगा। चल आप मुझे बताओ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद के बाद, सर्बिया वॉर से पहले यूरोप के अंदर किसने अटैक कर दिया? उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको, क्यों ह्यूमन हमारी स्ट्रेंथ है। गांव में जवान लड़के घूम रहे, आप कह रहे हो साहब इनको हम आज नौकरी नहीं देंगे, आप कह रहे हो सुरक्षा 4 साल का आदमी करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में वो है, हमारी सोच में नहीं है। हमारी बड़ी ठीक ठाक सोच है। कोई भी सेना, हमारी सेना, जहाँ रशिया में T-90 को, T-72 को एक ऑफिसर चलाता है, इधर कोई आर्मड कोर का लड़का बैठा होगा, वो जवान चलाता है, 10वीं क्लास, यहाँ झज्जर से गया हुआ। T-90 को, T-72 को हमारा जवान चलाता है, वहाँ इंजीनियर पढ़ा लिखा 5 साल ट्रेन ऑफिसर चलाता है, क्योंकि हम उसको ट्रेन ऐसे करते हैं, उसमें पैशन डालते हैं। 4 साल में भाई ये सब नहीं हो सकता। मैंने बार बार कहा है, कोई पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके बता दे कि मैं MP हूँ, मेरा ड्राइवर 4 साल से कम वाला है, मैं आपकी बात मान लूँगा। वहाँ तो आपको 8 साल 10 साल वाला चाहिए, तजुर्बेकार चाहिए, आपका इशारा समझने वाला चाहिए, आप कब सोगे वो समझना चाहिए। यहाँ जो लड़ाई सबसे भयंकर, जिसमें सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, जहाँ आँख का इशारा समझते हैं, बोल नहीं पाता जवान, 2 जवान लेटे हुए हैं, सामने से फायर आ रहा है, बोलते थोड़ी हैं वो एक दूसरे को, वो देखते हैं, वो हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, आँख हिला रहा है, क्या हिला रहा है। वो आप 4 साल में छुट्टी भी काट लेगा, 4 साल के अंदर सब कुछ कर लेगा, और आप कहते हो वो गलत। जनरल साहब, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो वर्तमान की मोदी सरकार है वो सेना का इस्तेमाल राजनीति के रूप में कर रही है? कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं सरकार की इस तरह से, मैं सैनिक हूँ, किसी भी सरकार को और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर को ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, पर मैं ये कहता हूँ, 1 मिनट, मेरा बात स्पष्ट है।
सैनिकों के मुद्दे बैरिक्स के, पुरानी कहावत है, सोल्जर्स लिव इन बैरिक्स, हमारे मुद्दे बैरिक्स तक हैं। अगर आप एज ए मीडिया समझते हो कि हमारे मुद्दे हर रोज़ टीवी पे, हर रोज़ गलियों में हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल वो है, एक्चुअल जिसको रियलिटी बोलते हैं, उस पे आप काम कीजिए और ये गलियों के मुद्दे मत बनाइए। क्योंकि हमारी विजिबिलिटी देखिए, जब सेना में भर्ती होती है ना, रोहतक में भर्ती तो 50 ही लड़के होते थे, लेकिन लाइन कितने लोगों की लगती थी? 5,000 की, 5 लाख की, 500 की, 50,000 की। तो एक मैसेज जाता है ना, देश में सेना है, सेना के प्रति लोगों का पैशन है। पहले पैशन घटता है, फिर आदमी पीछे हटता है। जब ऐसी चीज़ें दिखेंगी नहीं, जो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, उस चीज़ को आप समझोगे नहीं, उस चीज़ से पैशन कम हो जाएगा, तो आपके पास फिर गधा घोड़ा सब एक जैसे आएंगे। तो मेरा मानना ये कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सेंसिटिव है, जिसको ये सरकार नहीं समझ पा रही। मेरा मानना ये है कि 1960 का दौर, 1950 का दौर देश के लिए बहुत अलग दौर था। आप पत्रकारों को रिसर्च करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा देश किस दौर से गुजरा। सन 47 में आज़ादी तो बहुत थी, लेकिन आज़ादी कितनी बड़ी आज़ादी थी, किन किन बेड़ियों में देश बंधा हुआ था। क्या रजवाड़ों में आज़ादी थी? रजवाड़े भी तो हमारे ही थे, लोग थे ना, वहाँ बुरी हालत थी। तो क्या रजवाड़े छोड़ने को तैयार थे कि हमारा हक चला गया? क्या उनके जो चारों तरफ लोग घूमते थे वो कहते थे हमारा हक चला गया? सन 50 का दशक देश के लिए एक चर्निंग प्रोसेस था। देश उभर रहा था, देश की समस्याएं थी, स्टेट्स के बीच में समस्याएं थी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पहले दिन से दुनिया में, हमारे देश में ये था, हम आदमी को सशक्त बनाएंगे, एनेबल द मैन, आदमी को सशक्त बनाएंगे। हमारे पूर्वज किसी ने सशक्त बनाए, उन्होंने पक्के घर बनाए, किसी ने मुफ्त नहीं दिया हमें। हमारे पूर्वज सशक्त बनाए, दुनिया भर की एकदम से आज़ादी के बाद पहले लोग, फैक्ट्रियाँ आई, लोग जगह जगह डिपार्टमेंट खुले, सेना में बढ़ोतरी हुई, आप एकदम से पुलिस में बढ़ोतरी हुई, जगह जगह बोर्ड्स बने, बिजली बोर्ड बने, रेलवे बने, सब बने। हमारा आदमी सशक्त हुआ, हमारा खासकर गाँव का आदमी, ग्रामीण आदमी को आपने नहरें चलाई, पानी आया। यहाँ बंजर था साहब, मैंने एक दिन टीवी पे बोला, ये झज्जर में आजकल गेहूँ होता है, आजकल मतलब वो अपना चावल होता है भाई, गलत तो नहीं बोल रहा, होता है ना, चावल होता है। जब हम बच्चे थे, यहाँ चने के सिवाय कुछ देखा था किसी ने? मोटा अनाज होता था पहले भाई। तो ये एनेबल किया, हमारे ग्रामीण लोगों को एनेबल किया। तो ये कह देना उस सरकार ने किया, पीस मील डिवाइड करना। देखिए, 2 बेड़े हैं इस देश में, मैंने आपको सबके सामने बोला, विक्रमादित्य और INS विक्रांत। आप अभी कीजिए, आपको पता लगेगा कब स्टार्ट हुआ, उनका कमीशनिंग कब हुई, उनको प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया। यूपीए सरकार ने किया। तो आप देख रही है, मेरे से क्यों बोल रहे हो? तो ये कह देना कि उस सरकार ने कुछ नहीं किया, किसी ने। मैं यूपीए का स्पोक्समैन, मैं तो कांग्रेस का, तो मैं आपका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। डिफेंस सेक्टर में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है, पहले कहा जाता था कि छोटी से छोटी चीज़ है, उसके लिए चाहे रूस हुआ या अन्य देश हुए, उन पे हम निर्भर थे। लेकिन अब डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया है, वो किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत। साहब, पिछले साल 10 साल में 72,000 राइफल आई हैं इन्फेंट्री के लिए, सारी की सारी एक अमेरिकन फर्म ने दी है। ये मेक इन इंडिया का कोई नई बात नहीं है, आप नाम बेशक दे दो। 2002 में जब हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर रिवाइज़ किया था, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को समझता हूँ। मैंने रशिया में 3.5 साल भगवान की दया से अपने मतलब लोगों की उससे मैं वहाँ रहा एम में, तो वहाँ मैं समझता हूँ इस चीज़ को। देखिए, उसमें एक स्लोली प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन थी, और उस प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन में चीज़ें बढ़ती गई। हमारी इकोनॉमी बढ़ी, हमारे एंटरप्रेन्योर की एस्पिरेशंस बढ़ी। अगर आप 2009 की डीपीपी भी देखें, 2007 की डीपीपी भी देखें, उसमें भी हमने कहा हम नवरत्न करेंगे, नवरत्न अपने बनाएंगे डिफेंस के, और उनके जरिए इंडियनाइजेशन करेंगे। उसमें हमने धीरे धीरे इंडियनाइजेशन, भाई 30% होना चाहिए, 40%, वो सब इंक्लूड करते रहे। एक एंटरप्रेन्योर का जो कंट्रीब्यूशन है और एक जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसमें वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। आज देश में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आज देश के अंदर क्षमता बढ़ी है। अगर आप कहने लगे साहब 1947 में हिंदुस्तान में 3 अस्पताल थे दिल्ली में,
आज तो और साहब अगला अस्पताल मिलिट्री हॉस्पिटल अम्बाला था और उसके बाद बीच में कोई लाइफ सेविंग नहीं था। आज हर 3 किलोमीटर पे एक लाइफ सेविंग खड़ा है, आपको ऑक्सीजन दे सकता है, आपको कुछ भी। ये देश है धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और इस तरक्की के अंदर सब चीज़ें हैं, अच्छी बात है। आप नारा दो, आप उसमें जोश डालो, ये जोश डालते हैं, लेकिन एक्चुअल टेक्नोलॉजी जो है उसको हम समझते हैं और उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते। जब वो टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। आपको खुशी होती है जब हम आर्मेनिया को पिनाका या 50 mm की तोप हैं वो सप्लाई कर रहे हैं? उससे पहले हुआ कभी ऐसा? पर पिनाका बनी कब? आप देखिए ना, पहले हमारे पास BM ग्रेड 21 आया रशिया से। पिनाका का प्रोग्राम कब स्टार्ट किया? पिनाका पे हमारे साइंटिस्ट पे हमें गर्व होता है, क्यों नहीं? पर लेकिन जो चीज़ 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में हमारे साइंटिस्ट ने शुरू की और वो आज अगर फूल फल रही है और वो आज एक्सपोर्ट हो रही है तो क्यों नहीं, खुशी की बात है। लेकिन ये कह देना कि भाई आज से पहले हमारी कोई किसी से शिकायत नहीं है, हमारा ये है कि ये कह देना कि भाई ये आज से जो है सूर्य उदय हुआ है, पहले यहाँ सब अंधकार था, हम उस चीज़ का विरोध करते हैं। मैं ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बहादुरगढ़ से झज्जर आते हुए एक बस सुबह, एक बस 12 बजे और एक बस शाम को 5 बजे देखी है, ठीक। आज तो 5 मिनट में यहाँ 50 चीज़ें चल रही हैं। देश ने तरक्की की है, हमारा सिर्फ आप, क्योंकि मुझे पॉलिटिशियन की तरह सवाल पूछ रहे हो, मैं सैनिक हूँ, मेरा सीमित दौरा ये है, सैनिक परिवार समृद्ध रहे और हमारी ECHS, हमारी जो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं पेंशन की, जो नई चीज़ लाते हो हमसे बातचीत करके लाएं, हमारा एक बड़ा गठन करें। आप चाहे एक डिफेंस का एक रिटायर्ड चीफ को ले लें और उनके साथ कुछ हमारे जो तजुर्बेकार हैं, रिकॉर्ड्स में हमारे ऑफिसर JCOs रहे हैं, जो पेंशन डिपार्टमेंट्स में रहे हैं, इनका एक वो बनाइए जो इनके मुद्दे को भी सॉल्व करे और जो एक अच्छी सलाह दे जो आने वाले जवान को भी तंग ना हो। और अग्निवीर को बंद कीजिए, आप जो अग्निवीर हैं उनको रेगुलर कीजिए और आप अग्निवीर को बंद कीजिए। आज का वोटर किसी के लाने से कहीं नहीं जाता है, ठीक है, पर मेरा पूरा प्रयास है कि भाई अगर हमारी जितनी जो हमारे साथ जेन्युइन फेयरनेस थी, अग्निवीर मैंने तो शुरू नहीं की, मैं टीवी पे बोलता हूँ, तो जो अग्निवीर को रखेगा, जो पेंशन का फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, जो हम फॉर्मूला कह रहे हैं, जो ये हमारे औरोप के जो बैलेंसेस हैं, तो हम क्यों मदद करेंगे उसकी? कोई हमें चाहिए ना जो हमारे हक में बोलने वाला हो। अगर मैं हक के लिए कौन है? अगर वो हमारे हक के लिए बोलती हैं, उन्होंने बोला यहाँ पे बोला, तो हम मदद करेंगे, क्यों? संसद में भी बोला, राहुल गांधी भी, अगर दीपेंद्र ने बोला संसद पे, तो ये तो लोग देख रहे हैं, उनके साथ हैं आप लोग। तो मतलब लोगों से पूछो, मैं किसी का मैं अपना हूं, मतलब वोट के मामले में हर आदमी इंडिविजुअल है। सर, आर्मी पर्सन की पहचान होती है एक संगठन के लिए, अनुशासन के लिए। आप इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आप प्रत्येक से पूछिए। देखिए, आप लोगों का जो संगठन होता है, आप जिधर बोलेंगे उधर जाएंगे। रेवाड़ी में आप लोग ऐसा करके दिखा चुके हैं। ऐसे नहीं जाते हम संगठन के काम के लिए, अपने वेलफेयर के लिए तब बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप एक होके भाई सारे के सारे वहाँ वोट डाल देना, किसी को हमने नहीं बोला कभी भी। हम अपनी समस्याओं के लिए एक होना चाहते हैं, अपने आदर सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए एक होना चाहते हैं। हमारे आदर सम्मान में हमारे बीच में दरार ना आए, हमें कोई ऑफिसर JCO OR के तरीके भाई जवान है, ये रिटायरमेंट का जिस तरह कोई बांटे नहीं। हमारा जो रिश्ता है वो बना रहे और हमारा वेलफेयर, अगर हमारे ECHS लगाए हैं उसमें 100% मेडिसिन होनी चाहिए। अगर मेडिसिन कहीं नहीं होती है, कहीं उनको दुख दर्द है और उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको पेंशन में, रिकॉग्निशन में, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, हम उसमें सब एक हैं, हम उसमें एक हैं। कल अगर कोई मेरा भाई सैनिक है, वो BJP को वोट देना चाहता, BJP को वोट, कांग्रेस को वोट देना चाहता, कांग्रेस को वोट। किसे प्रीफर करते हैं? भाई मैं तो देखो, मेरा इंडिविजुअल है ना, लीडर के पीछे तो चलती है ना चीजें। आप मैं खुद लीडर हूँ, कमाल की बात है, मैं एक मिलिट्री लीडर हूँ यार, मैं किसी के पीछे तो किसको प्रेफर करेंगे ना आप? मैं किसी इंडिविजुअल को थोड़ी प्रेफर करूंगा, मैं तो एक प्रणाली को प्रेफर करूंगा, उस प्रणाली में जिसमें जो हम सवाल बोल रहे हैं, जो उसकी इज्जत करेगी, जो उसको अप्रूव करेगी, उस प्रणाली को करूंगा मैं कहता हूं आज कोई सरकार बोल दे कि भाई कलर सर्विस जो है 15 नहीं 20 साल होगी, जब आदमी की, आप सवाल पूछ रहे हैं, जब इंसान की, आदमी की, मर्द की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जब वो 40 साल थी, जब किसी ने बोला, जब वो 45 साल थी, किसी ने बोला 15 साल कलरफुल सर्विस होनी चाहिए। मतलब आम आदमी की एक्सपेक्टेंसी 15 साल है, आम आदमी की एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68, आप देखिए 70 साल है शायद मेल एक्सपेक्टेंसी।
आज भी आप कह रहे हो 15 नहीं, इसकी 4 साल होने, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि साहब कब तक हम ये खरीदें, कब तक हम पेंशन भुगतें, कब तक हम, मैं तो कह रहा हूं जब हम देश गरीब था, जब अगर हमारे 11 लाख लोगों की पेंशन का दर्द नहीं था या 40 लाख की नहीं था, 50 लाख, तो आज किस बात का दर्द है? हम तो जिनको दर्द है हम तो उनके खिलाफ हैं, उसमें कोई शक की बात है? ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, शब्द तो नहीं मिक्स किए, तो अगर वो इस किस्म की हरकत करेंगे लोग तो हम खिलाफत करेंगे साहब। शहीद के बेटे ने ना कभी मोदी की ना कांग्रेस कर रहे हैं। शहीद के बेटे ने हमेशा देश की बात की है, देश हित की बात की है। और आज जो सरकार अगर देश हित की, मुझे कहीं भी लगेगा कि अग्निवीर देश हित में नहीं है तो उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा। ये आप गलत धारणा लेके चलते हो कि क्योंकि हम शहीद हैं कल उसका नारा, हम दलबदलू लोग नहीं हैं। हम तो इस समाज में कैरेक्टर चाहते हैं। हम तो चाहते हैं जो लोग, आप लोग कहते हो कि जब देश का समाज कमजोर था तो हमारे कमजोर को लोग बाहर से आए और उन्होंने किसी को हिंदू को मुसलमान बना दिया। जो आज समृद्ध लोग हैं, जो किसी सरकार में मंत्री रह लेते हैं, एक सरकार में मतलब चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं और थोड़े दिन बाद वो बदल के बात, ये चरित्र आप अप्रूव करते हो? ये आप इस चरित्र का आप समर्थन करते हो? नहीं, मैं तो नहीं करता। तो हम नहीं करते, हम इस कैरेक्टर का प्रूव, हम इस देश में कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं, जो कैरेक्टर सैनिक के कैरेक्टर से मिलता हो, प्रिंसिपल्स पे हो। वो जवान जब बंदूक की गोली देखता है वो ये थोड़ी सोचता है अब मैं कूद के परली तरफ चला जाऊं टेररिस्ट की तरफ। वो कहता है यहां खड़ा हूं, 1 इंच आगे आ, ठीक है, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा लेकिन आगे नहीं जाने दूंगा। भाई हम इस विचारधारा के लोग, समझ गए आप? इस विचार, हम आज के बाद मत बोलना। वो जब मैं कहता हूं देश से 370 हटनी चाहिए थी तो बीजेपी के लोग ताली बजा देते हैं। जब मैं कह देता हूं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट नहीं तोड़ना चाहिए था, वो स्टेट है, तो कांग्रेसी कहते हैं, वो कहते हैं तो कांग्रेस की भाषा बोल रहा है। हम देश के हित की भाषा बोलते हैं, ठीक? देश सर्वप्रिय है और देश में सरकारें आनी जानी हैं, ठीक? और अगर सरकारें आनी जानी, सरकारों में अगर कमियां हैं तो मैं और सैनिक, हम भाई तो बहुत थोड़े लोग हैं, हम तो 40 लोग हैं। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और उस 140 करोड़ लोग में 80 करोड़ वोटर्स हैं, वो बदल देंगे, ठीक? हम देश हित की बात करते हैं, आज कर रहे हैं, कल करेंगे। मैं तो टेलीविजन पे कह चुका हूं कि अगर कल कोई भी सरकार आएगी देश और सैनिक के हित में बात नहीं करेगी, और अगर कल वो हमारे सैनिकों के हित में बात नहीं करेगी, मैं टीवी पे बोल चुका हूं, हमारा जो सैनिक है, जो जवान जो वो ब्रह्मास्त्र है हमारी फौज का। हमारे जो जेएसयू साहिबान हैं वो जो कड़ी होती है ना लोग, वो कड़ी हैं, और हमारे ऑफिसर जो हैं वो दिमाग से चलते हैं। उनमें कुछ लोगों में कमजोरी हो सकती है लेकिन हमारी एक टीम है, ठीक? तो आप अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी इनके प्रति कोई सरकार कुछ भी करेगी, हम साहब उसके बारे में बोलेंगे। हम तो छोटे से लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, हमारे विरोध से सरकारें बदलती तो हम तो पहले दिन से देश को कहीं भी ले जाते हैं। हम लोग तो अपना राय दे सकते हैं क्योंकि हम सीमा पे गए हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हमने एक दूसरे के पसीने उतरते देखे हैं, एक दूसरे की सांसें फूलती देखती हैं, एक दूसरे का चेहरा देखा है, एक दूसरे को जोश देखा है एक दूसरे में। मैंने तो पराक्रम लड़ाई नहीं हुई लेकिन अपने जवानों में सीओ था, अगर हो जाती तो मैंने अपने जवानों की भावनाएं देखी ना कि साहब इस बार इसको ख़त्म करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी पाकिस्तान से ना करे। अगर मैं कई बार कहता हूं कि भाई बहुत अच्छा किया आपने, और अगर महबूबा मुफ्ती की आप सरकार से समर्थन करके जम्मू एंड कश्मीर चलाओ और मैं उसका क्रिटिसाइज करूं तो मैं ये थोड़ी कि भाई मैं किसी पार्टी का क्रिटिसाइज, मैं देश हित की बात कर रहा हूं। तो हमें ये कह देना कि मैं कांग्रेसी हूँ वो हूँ, ये तो साहब हर कोई अपना पल्ला झाड़ता है, ठीक? हाँ, हमारे जो हुड्डा साहब से जो हमारे संबंध हैं वो हमारे स्कूल से बहुत गहरे हैं और हम हरियाणा में, मैं उनका खुल के समर्थन करता हूं। जो भाई मेरे साथ है बहुत, उसमें कोई शक नहीं। आप तो जवानों को अच्छे से जानते हैं सर, क्या एक अग्निवीर जिसने, आखिरी सवाल है जी जी, ठीक है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेजर जनरल विशंबर दयाल थे और तमाम पहलुओं पर मैंने खुल के चर्चा की है। आशा हुड्डा हैं, वो भी आज आई हुई थी और तमाम तरह की बातें